नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग एमएससी प्री की केमिकल काइनेटिक्स स्टडी कर रहे थे। इस केमिकल काइनेटिक्स में मैंने आप लोगों को दो थ्योरीज पढ़ा दी, कोलोजन थ्योरी पढ़ा दी और उसके बाद हमने ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे आरेनियस थ्योरी। आरेनियस ने वन हाफ थ्योरी का यूज किया। वन हाफ थ्योरी क्या कहती है कि वन हाफ थ्योरी ये कहती है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है और जब log K और टेम्परेचर T के बीच में जब ग्राफ खींचा जाता है तो ये ग्राफ जो है वो हमें एक लीनियर ग्राफ मिलता है। ये वॉन हाफ ने डिफाइन किया था। इसी वॉन हाफ का सजेशंस यूज करते हुए आरेनियस ने अपने कुछ अजम्पशंस दिए और उन अजम्पशंस के आधार पे आरेनियस ने भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट की और ये जो रेट कांस्टेंट है ये इसका इफेक्ट टेम्परेचर के साथ क्या चेंजेस हो रहा है ये डिफाइन करता है। तो आज हम पढ़ेंगे आरेनियस का थ्योरी। एमएससी प्री का हम पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री और इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आपको यूनिट पढ़ा रही हूं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम थ्योरीज पढ़ रहे थे जिसमें बायोमोलिकुलर रिएक्शंस की थ्योरीज पढ़ रहे थे जिसमें हमने दो थ्योरी अच्छे से पढ़ ली, कोलोजन थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। आज हम तीसरी थ्योरी पढ़ेंगे आरेनियस थ्योरी। आरेनियस ने वन हाफ अजम्पशंस या वन हाफ सजेशंस को यूज किया था। वन हाफ के अकॉर्डिंग क्या था? अकॉर्डिंग टू वन हाफ द इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट एक ही बात है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर और कैसे करता है? लीनियरली। जब ग्राफ प्लॉट किया, व्हेन ए ग्राफ is plotted between log K and temperature, log K और टेम्परेचर के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो कैसा मिलता है? ए स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड। कैसी मिलती है? देन ए स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड। और इसी सजेशंस को, वन हाफ सजेशंस को यूज किया आरेनियस ने और उन्होंने अपने कुछ अजम्पशंस दिए। आरेनियस यूज वन हाफ सजेशंस and give some assumptions. अब हम पहले क्योंकि हम सभी थ्योरम में थ्योरीज में क्या कर रहे हैं? पहले उस थ्योरीज की अजम्पशंस पढ़ रहे हैं और उन अजम्पशंस का यूज करते हुए हमने रेट कांस्टेंट निकाला। यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि आरेनियस के हम अजम्पशंस पढ़ेंगे, इन्होंने क्या अज्यूम किया या क्या थ्योरी दी और उस अजम्पशंस के आधार पे हम रेट कांस्टेंट के की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, पहला अजम्पशंस क्या दिया इन्होंने कि किसी भी रिएक्शन के सभी मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। पहला अजम्पशंस तो इन्होंने क्या दे दिया कि किसी भी सिस्टम में जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते।
all molecules, reacting molecules, all reactant molecule does not take part in the chemical reaction. सारे मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पहला अजम्पशंस क्या है कि सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। केवल कुछ ही मॉलिक्यूल्स, सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और इन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स और या कहें एक्टिव मॉलिक्यूल्स। क्या कहा जाता है? ओनली नंबर ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल which react with reacting molecules या take part in a chemical reaction, which take part in a chemical reaction, these molecules is known as एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये कैसे मॉलिक्यूल होंगे? एक्टिव मॉलिक्यूल्स। एक्टिव मॉलिक्यूल्स किसको कहा? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। और जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएंगे? पैसिव मॉलिक्यूल्स या डीएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो थर्ड अजम्पशन क्या कहा? द मॉलिक्यूल which does not take part in a chemical reaction is known as deactive molecule और पैसिव मॉलिक्यूल। यही क्या कहलाएंगे? पैसिव मॉलिक्यूल्स और इन्हीं को हम क्या कहेंगे? डीएक्टिव मॉलिक्यूल्स। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे वो मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएंगे? डीएक्टिव मॉलिक्यूल्स या पैसिव मॉलिक्यूल्स। फिर अगला अजम्पशंस क्या कहा उन्होंने कि ये जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स और डीएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ी देर में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। किस किस के बीच में? एक्टिव मॉलिक्यूल्स और डीएक्टिव मॉलिक्यूल्स पे। फोर्थ पॉइंट, एन इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश बिटवीन किस किस के बीच में? एक्टिव मॉलिक्यूल एंड डीएक्टिव मॉलिक्यूल। एक्टिव मॉलिक्यूल्स और डीएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या स्टेब्लिश हो जाता है? एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। अभी भी हमने बाकी सब थ्योरीज में भी हमने क्या कहा था? रिएक्टिंग मॉलिक्यूल सारे के सारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल पहले उनमें कोलोजन होता है, एक्टिव मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पे भी तो हमने यही बताया कि सारे मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, केवल कुछ ही मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और जो कुछ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। इन्हीं रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स को हम एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहते हैं।
और जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो डी एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। कुछ टाइम के बाद इन एक्टिव और डी एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। मान लो ए क्या है, पैसिव मॉलिक्यूल या डी एक्टिव मॉलिक्यूल, ये किस में कन्वर्ट हो गया, बी। बी क्या है, एक्टिव मॉलिक्यूल। एक्टिव मॉलिक्यूल्स और डी एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बीच में एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, और जाहिर सी बात है जब रिवर्सिबल रिएक्शन होगी तो इक्विलिब्रियम भी स्टेब्लिश हो जाएगा। तो कुछ टाइम के बाद इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। अब याद रखने वाली बात है, यहां तक तो सभी थ्योरीज में सेम चीज बताई थी, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन्होंने ये देखा कि ये जो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया उसके बाद टेम्परेचर में हम चेंज करेंगे। इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने के बाद क्या किया, टेम्परेचर चेंज किया। टेम्परेचर को जब इंक्रीज किया गया तो ये देखा कि ली चैटली प्रिंसिपल के थ्रू ये जो इक्विलिब्रियम है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। मीन्स ये जो इक्विलिब्रियम है ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। राइट साइड में शिफ्ट होगा तो कौन से मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ेगा, पैसिव का या डी एक्टिव मॉलिक्यूल्स का, किसका बढ़ेगा, डी एक्टिव मॉलिक्यूल्स, सॉरी एक्टिव मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ेगा। भाई राइट साइड में बढ़ रहा है तो एक्टिव मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ेगा, और जब एक्टिव मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ेगा तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा। तो इन्होंने क्या देखा, फिफ्थ अजम्पशंस, फिफ्थ अजम्पशंस क्या हुई कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया, व्हेन टेम्परेचर इज राइज, टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज किया, देन द अबव इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू राइट साइड, शिफ्ट टू राइट साइड। कहां पे शिफ्ट हो गया, राइट साइड में शिफ्ट हो गया। मीन्स क्या बढ़ने लगे, नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो गई। क्या हो गया, नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हुए। जब नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होंगे तो रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। देन द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस, रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। वो क्यों होता है, उसका रीजन आरेनियस ने बताया। क्या बताया कि जो ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया था, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जिससे एक्टिव मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ जाएगा, और जब एक्टिव मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ेगा तो रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये अजम्पशंस थे। इन अजम्पशंस के आधार पे अब हम रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करेंगे। क्या निकालेंगे, रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करेंगे। हम कोई एक रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। एक रिवर्सिबल रिएक्शन ले रहे हैं, कंसीडर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, ए प्लस बी क्या बना, सी प्लस डी।
ए प्लस बी से क्या बन रहा है, सी प्लस डी। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड हमें पता है ये इक्वल होगा रेट ऑफ बैकवर्ड। फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो रेट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शंस के रेट के इक्वल हो जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शंस का रेट मैं इसको के एफ से डिनोट करूं और इसको के बी से डिनोट करूं, तो फॉरवर्ड डायरेक्शंस का रेट क्या होगा, रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्टेंट है और फिर बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट लिखूंगी तो रेट कांस्टेंट इनटू में रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस, ये लिखते हो रेट लॉ के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या हो गया, रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस, किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शंस। और रेट लॉ के अकॉर्डिंग बैकवर्ड डायरेक्शंस का रेट क्या होगा, के बी सी इंटू डी, के बी सी इंटू डी। इस पूरे वैल्यू को उठा के कंसंट्रेशन टर्म को एक साइड ले जाओ और रेट कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड लेके आओ, तो क्या बनेगा, के एफ अपॉन के बी, फॉरवर्ड डायरेक्शंस का रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड डायरेक्शंस का रेट कांस्टेंट। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस। और हमें पता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शंस का रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड डायरेक्शंस का रेट कांस्टेंट कहलाता है इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट। तो मैं इसको कैपिटल के से डिनोट करूंगी। कैपिटल के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हमें एक थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप पता है जो कि किसने निकाला था, वान हाफ ने निकाला था। वान हाफ के अकॉर्डिंग डी एल एन के अपॉन डी टी ये होता है डेल ई अपॉन आर टी स्क्वायर। उस रिलेशन को यूज करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अकॉर्डिंग टू वान हाफ, क्योंकि इसने क्या यूज किया था, स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि वान हाफ सजेशंस को यूज किया था। तो अकॉर्डिंग टू वान हाफ द थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप इज क्या होगा, डी एल एन के अपॉन डी टी, डी एल एन के अपॉन डी टी ये है डेल ई अपॉन आर टी स्क्वायर, डेल ई अपॉन आर टी स्क्वायर। वेरिएबल्स को सेपरेट कर लो, टी को उधर ले जाओ क्योंकि टी यहां पे भी टेम्परेचर है और यहां पे भी टेम्परेचर है, चाहो तो इसको भी कैपिटल टी से डिनोट करो। यहां पे भी टेम्परेचर है और यहां पे भी टेम्परेचर है, इसलिए वेरिएबल्स को सेपरेट कर लो। क्या होगा, डी एल एन के किसके इक्वल हुआ, डेल ई अपॉन आर टी स्क्वायर डी टी। इस इक्वेशंस का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, क्योंकि ये तो स्मॉल चेंजेस देखने के लिए यूज आता है। जब भी हम कंप्लीट चेंजेस स्टडी करते हैं तो इंटीग्रेशन किया जाता है। स्मॉल चेंजेस में हम डिफरेंशियल करते हैं, मैंने लगा दिया, और जब मुझे कंप्लीट चेंजेस स्टडी करने होंगे तो मैं इस इक्वेशंस का इंटीग्रेशन करूंगी। इंटीग्रेशन, इस इक्वेशंस का इंटीग्रेशन किया जाएगा, डी एल एन के ये इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ डेल ई अपॉन आर टी स्क्वायर डी टी। डेल ई इस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है
जिसको मैं EA से डिनोट करूंगी। और मुझे पता है कि एक पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। एक पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए क्या होगी, कांस्टेंट होगी। R गैस कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट है। तो इन दोनों को मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लूंगी और मेरे पास क्या आ जाएगा, DlnK, ये इक्वल टू आ जाएगा, डेली की जगह में EA/R इंटीग्रेशन ऑफ DT/T²। DlnK का इंटीग्रेशन जो आता है वो lnK आता है। DlnK का इंटीग्रेशन क्या आएगा, lnK इक्वल टू EA/R। 1/T² का इंटीग्रेशन जो आता है वो आता है -1/T, तो ये आ गया -1/T। अब देखो, जब भी हम इंटीग्रेशंस को विदाउट लिमिट के करते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट काम में लेते हैं। ये सब प्रोसेस आरेनियस ने की थी, इसलिए उन्होंने एक आरेनियस कांस्टेंट रख दिया। क्या यूज करेंगे हम, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और उस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को मैंने ए से डिनोट किया। ए क्या है, आरेनियस कांस्टेंट। किस लिए लगाया था उन्होंने, इंटीग्रेशंस को विदाउट लिमिट किया था, इसलिए जब भी इंटीग्रेशंस को विदाउट लिमिट हम सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट काम में लेते हैं। उस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की जगह यहां इन्होंने क्या नाम दे दिया, उसको आरेनियस कांस्टेंट का नाम ले दिया। तो आपके पास इक्वेशन क्या बची, lnK ये इक्वल टू हुआ EA/RT माइनस का प्लस में A, EA/RT माइनस का प्लस का A। अब एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग लोगे तो यहां से नेचुरल लॉग हट जाएगा, यहां तो केवल K आएगा, और इसका एंटी लॉग लेंगे तो A, क्योंकि ये कांस्टेंट है, e⁻⁻⁴ ये भी e⁻A कोई कांस्टेंट आता, उसकी पूरे की वैल्यू ही इन्होंने कोई कांस्टेंट ले ली, इसलिए इसको A कहा गया। अब ये कैसे बनता, e⁻⁻⁴ इंटू में e⁻, मान लो ये कोई कांस्टेंट C था, इंटीग्रेशन कांस्टेंट C, तो ये जो e⁻C आया है, इसी को इन्होंने क्या कहा है, A, आरेनियस कांस्टेंट। ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, आरेनियस इक्वेशन कहलाएगी। आरेनियस इक्वेशन जो है वो किस में रिलेशन बता रही है, रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ रिलेशन बता रही है। कैसा रिलेशन है, एक्सपोनेंशियल रिलेशन है, और कैसा है, नेगेटिव है। एक्सपोनेंशियल नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव में क्या है, 1/T है। तो जब मैं 1/T का नेगेटिव साइन मीन्स T को मैं इंक्रीज करती हूं तो क्या होगा, 1/T की फॉर्म, T को मैंने इंक्रीज किया तो 1/T डिक्रीज हुआ, लेकिन कैसा डिक्रीज हुआ, नेगेटिव फॉर्म डिक्रीज हुआ। और जब नेगेटिव फॉर्म डिक्रीज हुआ मीन्स क्या हो रहा है, ये ओवरऑल रिजल्टेंट में ये कहूं कि टेम्परेचर की वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो इस K की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, K की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। कैसी होगी, एक्सपोनेंशियल होगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज होता है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की बुक में पढ़ा होगा कि पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 और 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, जिसको आपने कहा था टेम्परेचर कोफिशिएंट। दो टेम्परेचर के बीच जो रेट कांस्टेंट का जो रेशियो निकाला था उनको आप क्या कहते हो, टेम्परेचर कोफिशिएंट। और इस टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, K T+10/KT,
और ये आपने ऑलमोस्ट 2 और 3 निकाला था। मीन्स टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो फिक्स होती है और 2 और 3 के बीच में होती है। ये थी हमारी आर्हेनियस थ्योरी। अब हम कल की क्लास में जो है वो काइनेटिक सोल्ट इफेक्ट स्टडी करेंगे, 2 प्राइमरी और सेकेंडरी काइनेटिक सोल्ट इफेक्ट। थैंक यू।